फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। कल मैंने आपको क्या कराया था? कल मैंने आपको जो है कराया था क्रिकपैट्रिक मॉडल ऑफ करिकुलम इवोल्यूशन, और आज मैं करा रही हूँ आपको जॉन गुडलैंड मॉडल। ओके, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में। John Goodland was an educationist and researcher, and he developed model for reconstruction norms of school reconstructing, यानी कि reconstructing norms for school, norms for school, है ना। एक तो ये हो गया रिकंस्ट्रक्टिव नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। एक तो इसलिए डेवलप किया मॉडल को, एंड टीचर एजुकेशन। और किस लिए किया? टीचर एजुकेशन। और दूसरा किया किस लिए? फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। इसके लिए इन्होंने डेवलप किया जो है मॉडल, है ना। किसके लिए डेवलप किया? दो चीजों के लिए डेवलप किया। पहला तो रिकंस्ट्रक्टिव नॉर्म्स फॉर स्कूल, और दूसरा टीचर एजुकेशन। इसके लिए गुडलैंड मॉडल, है ना, जॉन गुडलैंड मॉडल, जॉन गुडलैंड ने जॉन गुडलैंड मॉडल का निर्माण किया, डेवलप किया। ओके, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द गुडलैंड मॉडल डेविएट्स ए बिट फ्रॉम द राल्फ टायलर मॉडल, है ना। थोड़ा सा अलग है इससे, राल्फ टायलर से। इट इज प्राइमरली यूनिक इन, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, है ना। इट इज प्राइमरली यूनिक इन इट्स यूज ऑफ सोशल वैल्यू। इसके सोशल वैल्यू में ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना। गुडलैंड असर्ट्स दे आर यूज्ड एज डाटा सोर्सेज, है ना। क्या करते हैं? एज डाटा सोर्सेज। गुडलैंड असर्ट्स दे आर यूज्ड एज डाटा सोर्सेज, है ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट गुडलैंड propose for डाटा सोर्सेज। 4 डाटा सोर्सेज हैं। वे कहते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं डेटा और हिंदी में बोलते हैं डाटा। तो 4 डाटा सोर्सेज उनके पास है। कौन से? पहला तो है उनके पास में वैल्यू, दूसरा है फंडेड नॉलेज, इसको बोलते हैं वित्त पोषित नॉलेज, ज्ञान जो किसी के वित्त पोषित, मतलब जैसे कि जीआरएफ करते हैं, जीआरएफ करते हैं ना, फंडेड नॉलेज हो गई ना। जीआरएफ करते हैं तो फंड मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इस तरीके से। और ये कन्वेंशनल विजडम, कन्वेंशनल जो पारंपरिक सोशल पॉलिटिकल जितने भी हमारी विजडम है, कन्वेंशनल में आ जाती है विजडम, पारंपरिक में। और स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, और स्टूडेंट के नीड की और इंटरेस्ट की भी ज़रूरत होती है ना। ये 4 जो चीज़ें उन्हें, और स्टूडेंट की नीड्स में एक बिहेवियर एलिमेंट आएगा और सब्सटेंटिव एलिमेंट, यानी कि एक्शन। बिहेवियर एलिमेंट का मतलब स्टूडेंट्स एक्शन कैसा करते हैं, और कंटेंट की, कंटेंट में पढ़ा क्या उन्होंने, कुछ पढ़ा, कंटेंट कुछ लर्निंग की कंटेंट से, तभी तो उन्होंने बिहेवियर किया ना अपना, है ना। तो इस तरीके से। तो वैल्यू में देखते हैं क्या? जॉन गुडलैंड इंक्लूजन ऑफ वैल्यूज इन द करिकुलम डेवलपमेंट चार्ट रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीव दैट एजुकेशनल सिस्टम मस्ट बी ड्राइवन बाय गोल्स और वैल्यू। उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल जो सिस्टम है वो किसके द्वारा चलना चाहिए? किसके द्वारा चलना चाहिए? वो गोल्स और वैल्यूज़, हमारे उद्देश्य क्या हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और फिर जो है मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं हमारी, उनका ही उनके दिमाग में जो है, जब हमारा जो है गुडलैंड इंक्लूजन ऑफ वैल्यूज़ इन द करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स, ये मतलब जो वैल्यूज़ का जो वैल्यूज़ हैं, इनका इंक्लूजन का मतलब ये है, इनका वैल्यूज़ का इंक्लूजन इन करिकुलम का मतलब ये है कि हिज बिलीव दैट एजुकेशनल सिस्टम मस्ट बी ड्राइवन बाय गोल्स और मोरल वैल्यूज़, है ना। गोल्स और वैल्यूज़ उनके द्वारा चलाया जाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, और होना ही चाहिए। टीचर को भी मोरल वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। ही बिलीव दैट एजुकेशन हैज़ ए मोरल डायमेंशन। वो पहले तो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी 5th क्लास में, बहुत साल पहले। ही बिलीव दैट एजुकेशन हैज़ ए मोरल डायमेंशन एंड दोज हु टीच आर मोरल एजेंट्स। टीचर्स जो है वो मोरल एजेंट्स के रूप में माने जाने चाहिए, और जो है एजुकेशन को हैज़ ए मोरल डायमेंशन, एक मोरल आयाम होना चाहिए एजुकेशन में। डायमेंशन होते हैं ना जैसे डायमेंशन, तो इस तरीके से एजुकेशन का एक मोरल डायमेंशन होना चाहिए, जिसको नैतिक
यानी कि नैतिकता को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ठीक है। टू बी प्रोफेशनल टीचर मीन्स दैट वन इज मोरल एजेंट विद ए मोरल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग इनिशिएटिंग द यंग इनटू कल्चर। कहने का मतलब है कि बच्चे को हमें क्या करना है, मोरल वैल्यूज देनी है, ताकि वो जो सांस्कृतिक वैल्यू है, उन सांस्कृतिक वैल्यू को, सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यू को समझ सके और उनको अपना सके और उन वैल्यू को अपने अंदर जी सके। तो इस तरीके से हमें जो क्या करना है, उनको मोरल ऑब्लिगेशन और इनके इंक्लूडिंग इनिशिएटिंग द यंग इनटू ए कल्चर, ठीक है। तो एक जो है कल्चर ही पूरी जब मोरल वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स के अंदर तो पूरी कल्चर ही बन जाएगी, एजुकेशन क्या बन जाएगी, पूरी कल्चर हो जाएगी, ठीक है। फंडेड नॉलेज, और फंडेड नॉलेज क्या है, फंडेड नॉलेज का मतलब वित्त पोषित, जैसे कि फंडेड नॉलेज इज नॉलेज विच इज गेन्ड फ्रॉम रिसर्च। कहाँ से ली जाती है, रिसर्च। जैसे हम रिसर्च करते हैं, अब जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ है, ये फंडेड नॉलेज, ये देते हैं फंडेड नॉलेज। जनरल रिसर्च इज हैवीली फंडेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फंडेड, और इसके अलावा भी बहुत, इस यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रिसर्च करने के लिए फंड मुहैया कराती हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च इज यूज टू इन्फॉर्म एजुकेशनल प्रैक्टिस इन आवर एस्पेक्टिव। और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है रिसर्च के द्वारा, जो हमें रिसर्च मिलती है, जब रिसर्च करते हैं तो जो भी उनका क्रक्स निकल के आता है रिसर्च का, जो जनरलाइजेशन होता है जो रिसर्च का, वो हम जो हमारी प्रैक्टिस है ना इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, है ना, करिकुलम डिज़ाइन, उन करिकुलम डिज़ाइन में हम उनको प्रैक्टिस करते हैं। उन रिसर्च से जो निकल के आया है ना, जो क्रक्स निकल के आया, जो हमने जनरलाइजेशन किया, जिस भी मुद्दे पर हम रिसर्च कर रहे हैं, करिकुलम पे कर रहे हैं, तो करिकुलम के बेनिफिट में कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं या कौन सी वैल्यूज़ हैं, उन सब को हम क्या करते हैं, फंडेड नॉलेज के द्वारा उनको क्या है पर्टिकुलरली उनको डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं ऑल एस्पेक्ट पर्टिकुलरली इन करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। कन्वेंशनल विजडम, अब कन्वेंशनल विजडम क्या होती है, अब जैसे मान लीजिए जब इसमें बताती हूँ फंडेड नॉलेज में, जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो जो हमारी जो रिसर्च होती है उनसे करिकुलम में हमारा डेवलपमेंट होता है, करिकुलम डिज़ाइन होता है, करिकुलम डेवलपमेंट होता है, जो रिसर्चेज की जाती हैं, बड़े बड़े उस पर स्तर पर रिसर्च की जाती हैं, वो जो रिसर्च के जो जनरलाइजेशन होता है, रिसर्च का जो मूल होता है, जिसकी वो होती है कि वो रिसर्च किस सब्जेक्ट पे की गई है, किस टॉपिक पे की गई है, तो उनसे ये करिकुलम में हमारे बदलाव आते हैं, डेवलपमेंट होते हैं और डिज़ाइन होता है, ओके। अब कन्वेंशनल विजडम क्या है, पारंपरिक। कन्वेंशनल विजडम इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज विद इन द सोसाइटी, है ना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज विद इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के अंदर स्पेशल, मतलब सोसाइटी के अंदर स्पेशलाइज का मतलब कि सोसाइटी से संबंधित एजुकेशन स्टूडेंट्स को देना। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एक्सपर्ट इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ओल्डर पीपल विद लाइफ, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ के एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल के एक्सपर्ट हो गए, ज्योग्राफी में एक्सपर्ट हो गए, और क्या नाम है इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो गए, और क्या नाम है क्या कहते हैं सोशल नॉलेज में एक्सपर्ट है, और जो है जो जिनका लाइफ साइंस में भी जो एक्सपर्ट है, यानी कि जो लाइफ साइंस में भी एक्सपर्ट है, उनको जो है ये कहलाई जाती है कन्वेंशनल विजडम। अब आते हैं, और इसका करिकुलम को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान, अब अभी करिकुलम कन्वेंशनल विजडम की क्या आवश्यकता है, करिकुलम के डिज़ाइन में, उसके डेवलपमेंट में उनकी आवश्यकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, गुड यानी कि गुड का मतलब जॉन गुडलैंड, है ना, जॉन गुडलैंड asserted that curriculum must be planned according to the needs and interest of the students, है ना, लर्नर, स्टूडेंट मतलब लर्नर जो सीख रहे हैं। He suggested for the curriculum planner to develop general aims of education, वे सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन के हैं वो होने चाहिए, मतलब उनको क्या करना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, फ्रॉम विच जिनसे कि ऐसे एम होने चाहिए, एम बड़े होते हैं, लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य होने चाहिए जिनसे कि हम एजुकेशन के उद्देश्य को, हम जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें, ऐसे एजुकेशन लक्ष्य हों जिनसे हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। लक्ष्य बड़े होते हैं, उद्देश्य छोटे होते हैं, तो उन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकें, ऐसे लक्ष्य हों एजुकेशन के। These objectives are stated in behavioral terms, और इन ऑब्जेक्ट्स को बिहेवियर कहते हैं। हम जैसे लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो हम जब लिखते हैं बिहेवियर टर्म समझ में आ गया ना, वहाँ लिखते हैं व्यवहारिक उसमें, है ना, उद्देश्य व्यवहारिक उसमें लिखते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक, व्यवहारिक टर्म्स में तो लिखते हैं इस तरीके से कि क्या उद्देश्य प्राप्त, व्यवहार में ये थियोरटिकल तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहार में हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, इसे पढ़ाकर, इस लेसन को पढ़ाकर,
इसी तरीके से ये करिकुलम बना करके हम व्यवहार में क्या प्राप्त करेंगे? क्या व्यवहार में ये लगाना जायज़ है? क्या व्यवहार में इस करिकुलम को हम जब एडॉप्ट करेंगे, इस करिकुलम को जब हम डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो क्या हमको व्यवहार में भी ला सकते हैं? इस तरीके से, है ना। ए बिहेवियरल एलिमेंट, ए सबस्टेंटिव एलिमेंट, दोनों में शब्द मैंने लिखे हैं, ए बिहेवियरल एलिमेंट और सबस्टेंटिव एलिमेंट। यानी कि ये तो हो गया एक्शन से और ये हो गया कंटेंट। बिहेवियरल एलिमेंट का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ने जो पढ़ा क्या उसके एक्शन में वो आया, क्या उसने उसको क्या आत्मसात किया, ये सब चीज़ देख जाती है इसमें एक्शन में, है ना। क्या उसने परफॉर्म ऐसे किया जो उसने पढ़ा। अब ये कि पढ़ा क्या, है ना। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट देंगे कि पढ़ा क्या, आगे का कंटेंट क्या था, जिसका जो व्यवहार कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, कुछ पढ़ा होगा ना, तो वो पढ़ा क्या, वो आ जाता है सबस्टेंटिव एलिमेंट में। दोनों एलिमेंट जरूरी है, कंटेंट भी और एक्शन भी। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हाउ डज टाइलर मॉडल डिफर फ्रॉम जॉन गुडलैंड? जॉन गुडलैंड में और टाइलर में क्या डिफरेंस है, ये इसमें 4-5 स्लाइड में बता देती हूँ आपको। 4 एस्पेक्ट हैं जिसमें दोनों डिफर करते हैं। पहला एस्पेक्ट है रिकॉग्निशन ऑफ रेफरेंस टू साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम रिसर्च, है ना। इस पर डिफर करता है यूज ऑफ एक्सप्लिसिट वैल्यू स्टेटमेंट, है ना। फिर थर्ड में इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ डिफर करते हैं। और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज ए कांस्टेंट डाटा सोर्स, नॉट ओनली ए फाइनल मॉनिटर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस बट, यानी कि जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है, कहने का मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज यूज्ड एज ए कांस्टेंट डाटा सोर्स, नॉट ओनली एज ए फाइनल मॉनिटर। हमारा जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है वो ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस की जैसे समेटिव, नहीं, वो नहीं है। इज यूज्ड एज ए डाटा सोर्स नॉट ओनली एज ए फाइनल मॉनिटर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बट आल्सो फॉर चेकिंग ईच स्टेप इन द करिकुलम प्लानिंग प्रोसेस। जो प्लानिंग कर रहे हैं, करिकुलम कर रहे हैं, तो ईच स्टेप पर हमें क्या करना है, उसको देखना है, ध्यान मतलब हमें फाइनल मॉनिटर हमें फाइनल स्टेज पर ही नहीं करना है, बाकी में फॉर्मेटिव स्टेज पर भी करना है। इन प्लानिंग इन प्रोसेस, वहाँ भी हमें इस प्रोसेस को लगाना है। हैंस द मॉडल फोकस ऑन बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसलिए ये जो है किस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ये फॉर्मेटिव और समेटिव। गुडलैंड मॉडल फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह का होता है। ये कुछ शब्द है जो आपको लिखने होते हैं, मेरे ध्यान नहीं रहा शायद यहाँ लिखना, लेकिन फॉर्मेटिव और समेटिव भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये होता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपने जो है क्वेश्चंस, जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करते हैं रोज, वे कर लेते हैं। गुडलैंड मॉडल आपका हो गया, ये छोटा ही मॉडल है, ज़्यादा बड़ा मॉडल नहीं है, है ना। तो मैंने आपको करा दिया। अब मैं करा लेती हूँ आपको जो क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं वही मैं आपको करा देती हूँ। 25 क्वेश्चन है, कल मैंने 24 तक करा दिए थे। 2 महीने बीच में जो चेंज किए थे, करिकुलम चेंज किए थे, वो मैंने स्किप कर दिए थे। क्यों स्किप कर दिए थे? क्योंकि अब तक मैंने करिकुलम चेंज आपको पढ़ाया नहीं है, तो जब तक मैंने आपको पढ़ाऊंगी नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे उसका, ठीक है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजी, है ना। डेवलप ऑफ ईटी रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ सुटेबल पेडागोजी, मल्टीपल मेथड टू बी यूज्ड एज ए जनरल प्रैक्टिस, है ना। इनवाइटिंग पेरेंट्स टू स्कूल ड्यूरिंग नेशनल सेलिब्रेशंस, स्ट्रेंथिंग प्रोफेशनल ग्रुप्स ऑफ टीचर एजुकेटर्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजी। ट्रांजैक्शनल स्टडीज का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इनमें से देखना है आपको कि क्या सही है, ठीक है। ट्रांजैक्शन में कौन से जो ये स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये ट्रांजैक्शनल है ना, लेन देन जिसको बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईटी रिसोर्सेज, बताइए ये सही है क्या। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ सुटेबल पेडागोजी, मल्टीपल मेथड टू बी यूज्ड एज ए जनरल प्रैक्टिस, इनवाइटिंग पेरेंट्स टू स्कूल ड्यूरिंग नेशनल सेलिब्रेशन, स्ट्रेंथिंग प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ टीचर एजुकेटर्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो जो है करिकुलम ट्रांजैक्शन ये भी आता है आपका, ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्मेटिव एंड समेटिव मैंने आपको एक करा दिया था ना, ये वाला ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजी वाला। तो जब स्ट्रेटेजी कराई थी तो ट्रांजैक्शन वाली स्ट्रेटेजी भी मैंने करा दी थी आपको। तो इसका जो आंसर सही है वो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ सुटेबल पेडागोजी। कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग हम किस में करेंगे,
ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे हम? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ सुटेबल पेडागोजी। हम क्या करेंगे? ऐसी क्षमता विकसित करेंगे जो हम सुटेबल पेडागोजी को हम इस्तेमाल कर सकें, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू लर्नर्स इंटरेस्ट वी कैन यूज आवर स्ट्रेटेजी, है ना, और पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। तो इसका आंसर ये सही है। ये तो हो गया। अब आ गया थर्ड, मल्टीपल मेथड्स टू बी यूज्ड एज ए जनरल प्रैक्टिस। इफ वी इंट्रोड्यूस ए लेक्चर और एनी डेमोन्स्ट्रेशन, आई थिंक मान लीजिए कि एनी डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लेक्चर मेथड कर रहे हैं। इफ़ यू कैन यूज़, इफ़ वी आर यूजिंग एज ए जनरल प्रैक्टिस, है ना, जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें यूज़ हो सकता है ये। और या फिर आप सिक्स्थ में आ जाता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, या फिर फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसमें आ जाता है इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजी में ये तीनों ही इसके सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, ये इसमें आंसर सही है। 26th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट करिकुलम चेंज। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये चेंज वाला मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड मोस्ट रेलिवेंट फॉर डेवलपिंग करिकुलर फ्रेमवर्क इन राइटिंग स्किल। Which of the following set of activities will be considered most relevant for developing curricular framework in writing skill? तो हम क्या करेंगे? वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम एक जो है करिकुलर फ्रेमवर्क इन राइट मतलब करिकुलर फ्रेमवर्क को हम लिखेंगे, वो हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे जिनमें हम करिकुलर फ्रेमवर्क को बनाएंगे, है ना। तो 4 हैं, कंस्ट्रक्ट, रिफ्लेक्ट, कम्युनिकेट, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सेस, प्लान, एक्सेस, बिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट, प्लान, कंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेट, रिफ्लेक्ट एंड एक्सेस, फॉर्मुलेट, कंस्ट्रक्ट, प्रिपेयर एंड रिफ्लेक्ट। तो जिसमें आंसर सही है वो है प्लान, यानी कि सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, फिर उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, संरचित करेंगे, योजना बनाई, फिर उसको निर्माण किया उसका, है ना। फिर कम्युनिकेट, फिर जो है कम्युनिकेट किया, फिर रिफ्लेक्ट, फिर जो है चिंतन किया, और फिर उसको मूल्यांकन किया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टेप्स हम उसमें यूज़ करेंगे, किसमें? डेवलपिंग करिकुलर फ्रेमवर्क इन राइटिंग स्किल। अगर हमें लिखना पड़े तो हम किस तरह से करिकुलर को क्या करेंगे? फ्रेमवर्क करेंगे। ये इसका क्वेश्चन था और ये मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। 28, नोबडी प्लान्स टू फेल बट फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम ए फेलियर टू प्लान। कोई भी प्लान फेल नहीं, नोबडी प्लान्स टू फेल, कोई भी प्लान जो होती है, हमारी योजना होती है, वो फेल होने के लिए नहीं होती है, हर एक सक्सेसफुल होने के लिए होती है। बट फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम ए फेलियर टू प्लान, बट फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम ए, लेकिन जो फेलियर होता है, रिजल्ट जो परिणाम जिसका गलत आता है या फेलियर आता है, तो उसका मतलब कि हमारी कहीं प्लानिंग में फेलियर थी, ठीक है। तो ये इनका कहने का तात्पर्य है। अब इसका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। नोट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज, है ना। फिर है लैक ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ फैसिलिटेटर्स, C है लैक ऑफ रिपोर्टिंग रिसोर्सेज, और D है नोट मेंशनिंग इंटेंडेड आउटकम्स इन एडवांस, नोट मेंशनिंग इंटेंडेड आउटकम्स इन एडवांस। तो जो इसका सही आंसर है वो है नोट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज। तो क्यों सही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इसलिए सही है कि जब तक हम अपनी नीड्स को लिखेंगे नहीं, रिलेटेड इश्यूज को हम लिखेंगे नहीं, तो वो प्लान हमारी, जब हमने कुछ लिखा ही नहीं, हमें पास प्लानिंग भी तो होनी चाहिए। किसी को जो मान लीजिए हमें कोई प्लान सक्सेसफुल करनी है, तो उसको हमारे पास कुछ तो लेखा जो का होना चाहिए, तो ठीक है, उसको हमें पहले लिखने की आवश्यकता होती है, और फिर उसको हम रिलेटेड इश्यू, उससे संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको लिखने की जरूरत पड़ती है। तो ये सही आंसर है। 29th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी प्लेस्ड एट द पीक ऑफ करिकुलम ट्राइंगल विच वाइल इफेक्टिंग ए चेंज। ये भी चेंज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा मतलब हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, तो उसको हम कर ही लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव चेंज, लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज, टाइम पर्सपेक्टिव चेंज, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग चेंज। तो इसको जो आंसर सही है वो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव चेंज है। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तब मैं इसको आपके दोबारा से इस क्वेश्चन को कराऊंगी, और जो चेंज वाला मैं आपको करिकुलम चेंज वाला जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको और अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगी। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव चेंज का मतलब होता है कि मान लीजिए हमें लर्निंग में हमें चाहते हैं कि जो लर्नर है उसका बिहेवियर चेंज हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में तो चेंज करना पड़ेगा, जिन मेथड से हम स्ट्रेटेजी से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब
नेक्स्ट भी चेंज करिए, वो मैं नहीं कराऊंगी आज आपको। 31st क्वेश्चन है, इन ए स्कूल सेटअप एम्फेसिस इज लेड ऑन गिविंग ए मैसेज दैट टीचर अलोन इज द नॉलेज सोर्स, दिस इज गोल्ड। कि टीचर ये अकेला नॉलेज सोर्स है, ये किसने कहा है? एन एक्सप्लिसिट करिकुलम में कहा जाएगा ये, या हिडन करिकुलम होगा तब ये कहा जाएगा, या टीचर डायरेक्टेड करिकुलम तब कहा जाएगा, या लर्नर सेंटर करिकुलम तब कहा जाएगा। तो एम्फेसिस इज लेड ऑन गिविंग ए मैसेज, ये है दैट टीचर अलोन इज द नॉलेज रिसोर्स, दिस इज गोल्ड। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, टीचर डायरेक्टेड करिकुलम में ही कहा जाता है कि द टीचर अलोन इज द नॉलेज सोर्स। ओके। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इमीडिएट कंसर्न विद रेफरेंस टू द मॉडर्न सिनेरियो। कि विच ऑफ द कौन, ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा वो स्टेटमेंट है जो मॉडर्न सिनेरियो को प्रकट करता है या बताता है। ओके। फॉर ए बी सी डी, फोर्थ इसके ऑप्शन है, इवेल्युएटिंग द करिकुलम कंटेंट एंड ग्लोबल लेवल, डिजाइनिंग करिकुलम अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल, रिकंसिडरिंग द डायमेंशन ऑफ ऑलरेडी डिजाइन करिकुलम, है ना, ऑलरेडी डिजाइन रिकंसिडरिंग डायमेंशन, ये भी गलत है, कीपिंग द थियोरेटिकल करिकुलम पार्ट एट मिनिमम लेवल, ये भी गलत, आधा आधा किया जाता है, बल्कि प्रैक्टिकल को तो 70-80% तो थियोरेटिकल ही होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ये जो ऑप्शन सही है वो इवेल्युएटिंग द करिकुलम कंटेंट एंड ग्लोबल लेवल, ये सही है। हम करिकुलम को ग्लोबल लेवल पर क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग करेंगे। ठीक है, यही मॉडर्न क्या है, सिनेरियो है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं ना, हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो करिकुलम का भी जब हम इवेल्यूशन करेंगे तो हम ग्लोबलाइज तरीके से करेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट की वहाँ कौन सा है, हमारे यहाँ कौन सा करिकुलम है, वहाँ कौन सा करिकुलम है, तो उन दोनों से कंपेयर करेंगे, इवेल्यूशन करेंगे उनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम इज ए हैंडबुक फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, है ना। दैट कंसेप्ट ऑफ करिकुलम कोई भी पढ़ा रही हूँ और आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए। करिकुलम इज ए हैंडबुक फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, ये है, सोचिए आप। करिकुलम मीन्स रेलिवेंट सेट लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम हैज़ टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पढ़ा है ये आपने। और करिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ टेक्निक, करिकुलम इम्प्लाइज ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेल्यूशन, तो है ना, है ये। तो जो है कौन सा आंसर सही होगा इसमें से, बताइए कौन सा आंसर सही है ना। बी सी सब सही है। बी करिकुलम मीन्स रेलिवेंट सेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये हमने पढ़ा था उसमें, टाइलर वाले में पढ़ा था। और जो है टाइलर हैज कॉन्सोनेंस विद ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, ये हमने किस में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, ये भी हमने उसमें पढ़ा था। और करिकुलम इम्प्लाइज ट्रांजेक्शन एज वेल, ये अभी पहले क्वेश्चन में आया था, जो स्ट्रेटेजीज ऑफ करिकुलम थी, है ना, ये भी सही है। और करिकुलम इज ए गाइड फॉर टीचर्स एंड इवेल्यूटर्स, इवेल्यूटर मूल्यांकन करता के लिए भी और टीचर्स के लिए गाइड का काम करता है। बिना करिकुलम के कैसे पढ़ाएंगे टीचर, बिना करिकुलम के जाने की कितनी यूनिट है, कितना कंटेंट है, कैसे पढ़ाएंगे टीचर्स, है ना। तो इन CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ रिलेशनशिप। तो इंटरेक्टिव मोड्स ऑफ, चारों सही हैं, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोडक्ट को चारों सही, लेकिन ये इन्होंने पूछा है कि इन CIPP मॉडल में इंटरेक्टिव मोड्स ऑफ रिलेशनशिप क्या, कौन सा शब्द कह रहा है, तो कह रही है प्रोसेस इंटरेक्टिव मोड्स ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following approaches to curriculum objective provide scope for meeting the self-actualization needs? तो कौन सी करती है self-actualization needs, हमने पढ़ा था ना अभी, ह्यूमनिस्टिक, हाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये पढ़ा था हमने। ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच पढ़ी थी ना हमने, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच अभी पढ़ी थी ना हमने। तो ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच इसका सही आंसर है। 36 है, द कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय, अभी पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था मैंने, 4 है, स्कोप, सिक्वेंसी, आर्टिकुलेशन, कंटिन्यूटी। तो कौन सा है इसका जो डायमेंशन है, बताइए। डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकस ऑन इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम, बताइए कौन सा है। सीक्वेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो
हाँ, इसमें दे रखा है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इसका सही आंसर है। आर्टिकुलेशन इसका सही आंसर है। अभिव्यक्तिकरण। डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकस ऑन इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम। तो आर्टिकुलेशन इसका सही आंसर है। वैसे तो इसका जो कांग्रेस उसका द कांग्रेस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवोल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय राल्फ टायलर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नेक्स्ट डायमेंशन वाला अगली बार करेंगे, अभी अच्छे से बताऊंगी आपको, समझाऊंगी भी। तो बस 36 तक आज क्वेश्चन कर लेते हैं। आप जो ये जो आपके जो है 36 तक क्वेश्चन, इनके 30 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, है ना, करिकुलम से संबंधित। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। आपकी जब तक कोई कमेंट नहीं आएगा, आपकी तरफ से कोई बात नहीं कही जाएगी, तो मेरा जो मोटिवेशन तो नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं तो आपको टीचिंग करती रहूँगी। ओके, तो जो है रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और स्मार्ट वर्क भी कम फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो है अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड नॉन, बाय बाय।